ओलंपिक्स को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में देखा जाता है। जब भी हम ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं तब हमेशा हम ओलंपिक्स के मेडल के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक्स में होने वाले डिफरेंट टाइप्स के गेम्स के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के एथलीट्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक्स में अपने देश के फ्लैग को देख के बहुत खुशी होती है और अगर कोई अपने देश का एथलीट मेडल जीता है तो और खुशी होती है। ओलंपिक के इस पॉजिटिव साइड के बारे में सब जानते हैं और ज्यादातर लोग इसी साइड के बारे में बात करते हैं, पर ओलंपिक से होने वाले नुकसान के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जिस देश में ओलंपिक्स होता है उस देश की सिटीज पॉल्यूशन के चलते बर्बाद हो जाती है। एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ओलंपिक्स के लिए न जाने कितने पेड़ काट दिए जाते हैं, कितने स्टेडियम बनाए जाते हैं जो ओलंपिक्स के बाद खाली पड़े रहते हैं। ओलंपिक्स को होस्ट करने वाली सिटीज कई सालों तक कर्ज में डूबी रहती हैं। जहां एक और ओलंपिक्स को होस्ट करने का खर्चा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओलंपिक्स से होने वाली कमाई कम होती जा रही है। और इन सारी बातों पे कोई भी बड़ा न्यूज चैनल बात नहीं करना चाहता है, पर आज हम इस पे बात करेंगे और आज हम आपको ओलंपिक्स की वो सच्चाई दिखाएंगे जो उसकी चकाचौंध के आगे छुप जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक्स के डार्क साइड, नेगेटिव साइड के बारे में और साथ में जानेंगे कि भारत ओलंपिक्स को होस्ट करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओलंपिक्स गेम दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। लगभग हर बड़े और छोटे देश के खिलाड़ी ओलंपिक्स के डिफरेंट गेम्स में पार्ट लेते हैं। ओलंपिक्स 4 तरीके के होते हैं। समर ओलंपिक्स जो गर्मियों में होते हैं, विंटर ओलंपिक्स जो ठंडी में होते हैं, यूथ ओलंपिक्स जिसमें 14 से 18 साल के बच्चे पार्ट लेते हैं और पैरा ओलंपिक्स जिसमें विकलांग लोग हिस्सा लेते हैं। इन चारों ओलंपिक्स में से सबसे ज्यादा अहमियत समर ओलंपिक्स को दी जाती है। ओलंपिक्स की शुरुआत होती है 1894 में, जब ओलंपिक्स गेम्स के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी पेरिस में बनाई गई थी। फिर उसके 2 साल बाद पहला ओलंपिक्स गेम 1896 में ग्रीस में खेला गया। ओलंपिक्स के लिए पहला वेन्यू ग्रीस इसलिए चुना गया था क्योंकि इतिहासकारों का मानना था कि इस तरीके के खेलों का आयोजन 2800 साल पहले 776 BC में ग्रीस के देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता था। पर 394 AD में इटली के राजा थियोडीसियस ने इन खेलों पे प्रतिबंध लगा दिया था। फिर उसके बाद 1896 में पहला ओलंपिक्स गेम खेला गया। पहले ओलंपिक्स गेम में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद 1900 में फ्रांस में ओलंपिक्स हुआ, जहां पे फीमेल्स खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक्स गेम्स को रद्द कर दिया गया, पर फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओलंपिक्स गेम्स की प्रतियोगिता दुनिया को एकजुट करने और विश्व शांति को स्थापित करने के लिए कराई जाती है। आइए अब बात करते हैं ओलंपिक्स के नेगेटिव साइड, डार्क साइड के बारे में। जब ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ था तब ज्यादा देश इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओलंपिक्स में लोगों की रुचि बढ़ने लगी। लोग ओलंपिक्स में अपने देश के एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिस देश में ओलंपिक्स होता था वहां पे रुका करते थे, जिससे देश के टूरिज्म को फायदा होने लगा और ओवरऑल देश की इकॉनमी को भी फायदा होने लगा। ये देखने के बाद ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए देशों के बीच कॉम्पिटिशन होने लगा। ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए देश कुछ भी करने को तैयार थे, कितना भी पैसा लगाने को तैयार थे, क्योंकि ओलंपिक्स से देश को फायदा बहुत हो रहा था। लोग ओलंपिक्स में गेम देखने के बहाने उस देश में घूम भी लेते थे, जिससे देश का टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ता था। पर फिर आता है 1990 का दौर, जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज ओलंपिक को टेलीकास्ट करना स्टार्ट करती हैं। ज्यादातर लोग घर पे बैठ के ही ओलंपिक्स देखने लगते हैं। ओलंपिक के टेलीकास्ट के चलते टिकट की सेल्स कम होने लगती है, टूरिज्म कम होने लगता है। पर उसके बावजूद ओलंपिक से देश को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि टिकट सेल्स और टूरिज्म से ज्यादा कमाई देश को ब्रॉडकास्टिंग राइट से हो जाती थी। पर IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की अर्निंग कम हो रही थी, क्योंकि IOC टिकट सेल्स का 50% रेवेन्यू लेती थी और ब्रॉडकास्टिंग राइट से उसे सिर्फ 4% रेवेन्यू मिलता था। तो फिर अपनी कमाई बढ़ाने के लिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने धीरे धीरे ब्रॉडकास्टिंग राइट में अपना रेवेन्यू बढ़ाना शुरू किया और 2020 टोक्यो ओलंपिक तक IOC का परसेंटेज ब्रॉडकास्टिंग राइट में 70% तक हो गया। मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग राइट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका लगभग 2/3 रेवेन्यू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लेके चली जाती है। तो इससे अब ये हो रहा है कि जो देश ओलंपिक को होस्ट कर रहे हैं उन्हें लॉस हो रहा है।
इसके अलावा 1996 के ओलंपिक से हमें यह देखने को मिल रहा है कि ओलंपिक का बजट बहुत बड़ी अमाउंट में ओवर एक्सीड हो रहा है। इस बार का टोक्यो ओलंपिक का बजट $12 बिलियन रखा गया था, पर फाइनल कॉस्ट टोक्यो ओलंपिक की $26 बिलियन को क्रॉस कर गई है। वहीं ये अनुमान लगाया गया है कि इस बार के ओलंपिक से सिर्फ $6.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसका 50% इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC लेके चली जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी कि 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था तो उसका बजट $40 बिलियन को क्रॉस कर गया था और चाइना को सिर्फ $3.6 बिलियन रेवेन्यू मिला था। 2012 के लंदन ओलंपिक्स का बजट $18 बिलियन था और रेवेन्यू सिर्फ $5.2 बिलियन का हुआ। जहां एक और ओलंपिक्स का बजट हर बार एक्सीड हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसका रेवेन्यू कम होता जा रहा है, जिसके चलते जिन सिटीज में ओलंपिक गेम होते हैं वो सिटीज लंबे समय तक कर्ज में डूबी रहती हैं। कहा जाता है कि ग्रीस के इकोनॉमिक डाउनफॉल के पीछे का रीजन ओलंपिक्स ही है। ओलंपिक गेम्स के खत्म होने के बाद ही ग्रीस की इकोनॉमी में डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ था। 2016 में जब ब्राजील में ओलंपिक्स खत्म हुआ तो उसके बाद ब्राजील में डेकेड का वर्स्ट रिसेशन देखने को मिला था और इन सब की जिम्मेदार IOC इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है। वो इसलिए क्योंकि जब किसी देश में ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उस देश को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC किसी भी टाइप का कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती है। IOC बस उस देश को बताती है कि ओपनिंग वेन्यू कैसा होना चाहिए, स्टेडियम कैसे होने चाहिए, एथलीट्स के रुकने के लिए रूम कैसे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। स्टेडियम को बनाने, वेन्यू को बनाने में जो पैसा लगता है उसमें IOC उस देश को एक ढेला भी नहीं देती है। यहाँ तक कि कंसल्टेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजर की फीस और ट्रैवलिंग कॉस्ट तक होस्ट कंट्री देती है। इसके अलावा ओलंपिक्स खत्म होने के बाद जो स्टेडियम बनाए जाते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए पर मंथ ऑन एन एवरेज $30 मिलियन खर्च करना पड़ता है। उसमें भी IOC कोई हेल्प नहीं करती है, जिसके चलते ज्यादातर स्टेडियम बेकार हो जाते हैं क्योंकि ओलंपिक्स खत्म होने के बाद उनका कोई यूज ही नहीं रह जाता है। इकोनॉमिक लॉस के अलावा ओलंपिक्स से एनवायरनमेंट को भी बहुत डैमेज होता है, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो या विंटर ओलंपिक्स। हर बार ये देखा गया है कि जिस सिटीज में ओलंपिक गेम्स हुए हैं वहां पे स्टेडियम, रोड्स, हाईवे, वेन्यू बनाने के लिए ना जाने कितने पेड़ काटे गए हैं, जिसके चलते उस एरिया का एयर और वाटर पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। ओलंपिक्स खत्म होने के बाद सिटीज की हालात तो और खराब हो जाती है। 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुआ था तब वहां पे एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया था कि बीजिंग में हर जगह पे स्मॉग हो गया था। ओलंपिक्स के दौरान बने वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए और बीजिंग को क्लीन करने के लिए चाइना को एडिशनल $11.25 बिलियन खर्च करने पड़े थे। 2012 में लंदन ओलंपिक्स के दौरान एक टारगेट सेट किया गया था कि इस बार का ओलंपिक्स ग्रीन होगा। इस बार के ओलंपिक्स में 0 कार्बन और 0 वेस्ट जनरेट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लंदन ओलंपिक्स का भी वही सेम हाल हुआ जैसे पिछले ओलंपिक्स का होता था। 2016 में जब ब्राजील के रियो में ओलंपिक्स हुआ तब वहां पे वाटर पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया था कि कुछ नदियों में वाटर गेम्स खेलने में प्रॉब्लम आ रही थी। रियो का पानी इस कदर पॉल्यूटेड हो गया था कि अगर वो पानी कोई पी लेता तो बहुत बीमार हो जाता। 2018 में जब साउथ कोरिया में विंटर ओलंपिक्स हुआ था तो इवेंट्स के लिए 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए थे, जिसके बाद उस एरिया के एनवायरनमेंट में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। ओलंपिक से एनवायरनमेंट को अच्छा खासा डैमेज होता है, पर कोई भी सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इस पे ज्यादा बात नहीं करता है। आइए अब जानते हैं कि भारत ओलंपिक्स को होस्ट क्यों नहीं करता है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि भारत 20 या $25 बिलियन ओलंपिक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। भारत इससे कहीं ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि भारत $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 20-25 बिलियन ओलंपिक में इन्वेस्ट करने में भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर भारत को इससे फायदा बहुत कम होगा। रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज ही मिलेगा, ऊपर से भारत को एक प्रॉपर ओलंपिक विलेज तैयार करना होगा, जिसके कारण एनवायरनमेंट खराब होगा, लोकल लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही ओलंपिक को होस्ट नहीं करना चाहता है। भारत के अलावा और भी बहुत से देश हैं जो अब ओलंपिक्स को होस्ट नहीं करना चाहते हैं। 2004 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए 12 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया था, पर 2024 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए सिर्फ 2 देशों ने ही इंटरेस्ट दिखाया है। और इसके बहुत से रीजन है, जैसे कि इकोनॉमिक लॉस, एनवायरमेंट डैमेज और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जिस तरीके से IOC ओलंपिक्स को चला रही है उसके चलते बहुत से देश IOC से खुश नहीं है। बहुत से देशों का मानना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ओलंपिक को सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूज करती है। इसके अलावा IOC सिलेक्शन प्रोसेस और गेम्स में करप्शन करते हुए भी पकड़ाई है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओलंपिक्स बेकार है, इसे बंद कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओलंपिक्स के मैनेजमेंट को बदलना चाहिए, जिससे ओलंपिक होस्ट कंट्री को इकोनॉमिक लॉस ना झेलना पड़े और एनवायरनमेंट को भी ज्यादा हानि ना पहुंचे। मेरे हिसाब से IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक काम कर सकती है। IOC कोई भी एक आइलैंड को खरीद ले और वहां पे हर बार ओलंपिक्स खिलाए। इससे ना किसी देश को इकोनॉमिक लॉस होगा और बार बार एनवायरनमेंट डैमेज भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।